हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRDE 101 जिसका शीर्षक है ग्रामीण सामाजिक विकास रूरल सोशल डेवलपमेंट के चैप्टर 3 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को बताने जा रहा हूं। हालांकि आपको MRDE 101 के अंतर्गत टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है ग्रामीण महिलाओं का विकास, दूसरा चैप्टर है ग्रामीण बाल विकास, तीसरा है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य सुविधा वंचित समूह का विकास और चौथा चैप्टर है बच्चों महिलाओं और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सामाजिक विधान और नीतियां। इन चारों चैप्टर में से मैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 बता चुका हूं। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से संबंधित वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं चैप्टर 3 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को बताने जा रहा हूं। चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य सुविधा वंचित समूह का विकास। यह चैप्टर 3 का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था के इतिहास का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए अथवा अस्पृश्यता अस्पृश्यता की कुप्रथा से संबंध कुछ बर्बरतापूर्ण प्रवृत्तियों की सूची बनाइए अथवा जाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा जाति के विभिन्न आयामों का उल्लेख कीजिए। हम इसे निम्न द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है, भारत में जाति व्यवस्था क्या उसे जानेंगे, जाति के विभिन्न आयाम को जानेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अस्पृश्यता की कुप्रथा को जानेंगे। तो चलिए सभी बिंदु को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे भारत में जाति व्यवस्था है क्या। तो जाति व्यक्ति के समाज जिसमें जन्म हुआ हो उससे संबंध होता है। मतलब जाति का संबंध जो होता है व्यक्ति के परिवार से होता है। जिस समाज में वो जन्म लेता है, जिस परिवार में वो जन्म लेता है, अगर वह परिवार किसी जाति विशेष का है तो उसके बच्चे भी क्या होते हैं, उस जाति के हो जाते हैं। मतलब जाति जो है वह जन्मजात होता है, वो जन्म के उपरांत ही उसे उस जाति का माना जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी जाति का है और उसका बच्चा अगर उसके घर में है तो वो बच्चा भी क्या है, ऑटोमेटिकली उस जाति का हो जाता है। तो जाति का जो संबंध होता है वो डायरेक्ट उसके परिवार से होता है। जाति में अनेक सारे जाति हैं, जैसे क्षत्रिय, धोबी, ब्राह्मण, लोहार, तेली, कुर्मी आदि सभी क्या है, जाति हैं। और ये उत्तर भारतीय हिंदू जातियां हैं। ये सभी जो जातियां हैं ये उत्तर भारत में ही पाए जाते हैं। वैदिक समाज को श्रम विभाजन के अनुसार 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। वैदिक समाज को कितने वर्गों में विभक्त किया गया? 4 वर्गों में विभक्त किया गया। उसके अंतर्गत जाति के अनेक से अवधारणाओं को बताया गया है, जिसमें जाति के विभिन्न आयामों को भी बता सकते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया कि जाति के विभिन्न आयाम क्या है। तो जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक विशिष्ट प्रवृत्ति है। यह समाज के जाति विभाजन की ओर संकेत करती है। साथ ही साथ जाति व्यवस्था से बहुत सारे जाति व्यवस्था पर आधारित असमानताओं का भी वर्णन किया गया है। जाति के अनुसार बहुत सारे दर्जा भी दिए गए हैं। कोई भी जाति जाति व्यवस्था की मूल घटक के अनुसार कार्य करती है। मतलब किसी भी जाति के मुख्य रूप होते हैं और उसकी विशेषताएं भी होती है। जैसे कोई जाति पेशे से परिबद्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए कि चमार है जाति के, तो वो क्या करता है, उसे इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि उसका काम है, उसको उसके काम से जाना जाता है। वो चमड़ा का काम करते हैं, वो जूते सिले का काम करते हैं, तो उसका जाति जो है उसके काम से भी जाना जाता है। कोई परंपरागत जाति होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पंडित है तो उसका परंपरागत जाति है। मतलब क्या, पंडित का बेटा पंडित होगा और वो पूजा पाठ करेगा। तो जाति क्या है, 2 तरह से होते हैं, एक पेशे से भी होते हैं और दूसरा परंपरागत होते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो प्राचीन काल में भारतीय समाज 4 वर्गों में विभाजित था। इस श्रेणी क्रम में ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं वो सबसे ऊपर थे। वे सामान्यतः ऐसे पुजारी थे जिन्होंने अपना जीवन धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन एवं उनकी व्याख्या करने में समर्पित कर दिया है। इसे एक नए उत्तम और व्यवसाय माना जाता था। ब्राह्मण के लिए पूजा करना ही क्या है, एक तरह का व्यवसाय है। इसके पश्चात अनेक से जाति को फिर बांटा गया। पहला क्या, ब्राह्मण है। वैदिक काल के अनुसार दूसरे स्थान पर जो आता है वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय को शस्त्र अस्त्र संभालने का अधिकार दिया गया था और उसे एक योद्धा के वर्ग में माना जाता है। जबकि तीसरे क्रम में वैश्यों का स्थान आता है। वैश्यों का मुख्य व्यवसाय करना, खेती करना, छोटे मोटे व्यापार करना है। और लास्ट में जो होता है वो समाज में सबसे छोटे स्थान में माना जाता है। मतलब उसका स्थान समाज में सबसे छोटा स्थान माना जाता है। ये वैदिक काल के अनुसार वो है क्षुद्रों का स्थान।
उसमें से जो अधिकतर क्षुद्र थे वो क्या करते थे, जैसे कारीगर का काम करते थे, दस्तकार का काम करते थे, कलाकार का, नृत्यकार और संगीतकार क्षुद्रों में ही सम्मिलित होते थे। अस्पृश्यता की कुप्रथा और अस्पृश्यता का संबंध जो है वो छुआछूत से है। मतलब बड़े जाति के लोग छोटे जाति के लोगों को पहले जमाने में नहीं छूते थे। ये जो है अस्पृश्यता है, मतलब नहीं छूना है, छुआछूत है। ठीक है, तो अस्पृश्यता का जो संबंध है, जो कुप्रथा का जो संबंध है, वो छुआछूत से है। इसमें भारतीय समाज छुआछूत की व्याधि को सदियों से झेल रहा है और अभी भी झेला जा रहा है। इसके कारण बहुत सारे कानून तैयार किए गए हैं सरकार के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा, कि अगर कोई व्यक्ति किसी की अवहेलना करता है, किसी का शोषण करता है, किसी को नहीं छूता है, या किसी के दिए हुए चीज को अवहेलना करता है कि नहीं मैं तुम्हारी चीज को नहीं छूऊंगा क्योंकि तुम छोटे जाति से हो, तो इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। इसे अपराध माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो उच्च वर्गों ने क्षुद्रों का हमेशा शोषण किया है, उन्हें अपमानित किया है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया है, उसे जानवरों जैसा व्यवहार किया है छोटे जाति के साथ। इसमें बहुत सारे विशेषकर अगर देखें कुप्रथा, जो छुआछूत का जो कुप्रथा है, जो विशेषकर है कि कुओं, विद्यालयों, सड़कों, अदालतों और ऐसी अन्य सार्वजनिक वस्तुओं का प्रयोग में प्रतिबंध कर दिया गया है। बहुत सारी जगह में ऐसे भी थे पहले जमाने में कि आप अगर छोटी जाति से हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकते, आप विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, आप सड़कों पर नहीं चल सकते हैं, आप कुओं से पानी नहीं ले सकते हैं। इन सभी चीजों को उनसे झेलना पड़ता था, जो कि इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब सरकार के द्वारा बोला गया कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो दंड के भागी होंगे। नाई, धोबी, दुकानदारों इत्यादि की सेवाओं का उपयोग करने की मनाही। मतलब पहले क्या था कि नहीं इन लोगों का सेवा नहीं लेंगे, अब इस तरह नहीं है, सभी को एक समान देखा जा रहा है। जीवन शैली पे रोक, वर्ष के बर्तन आदि, मतलब जो उच्च जाति के व्यक्ति के द्वारा जो छोटे जाति का जो शोषण होता था उसके द्वारा जो छुआछूत की जो प्रथा थी वो धीरे धीरे बंद कर दिया गया। सरकार के संवैधानिक प्रावधान में जोड़ा गया कि अगर ऐसा कोई प्रवृत्ति कोई किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वो दंड का भागी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों से आपका क्या तात्पर्य है? अनुसूचित जातियों के संरक्षण और उत्थान के लिए संविधान में किए गए उपायों का उल्लेख कीजिए अथवा अनुसूचित जातियों के संरक्षण और उत्थान के उपायों की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया है। इसे हम निम्न द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है, अनुसूचित जाति से तात्पर्य 1931 जनगणना के अनुसार दलित। अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार अनुसूचित जाति को क्या लाभ प्राप्त हुआ है? अनुसूचित जाति के संरक्षण और उत्थान के उपाय। इसे हम निम्न द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है शैक्षिक उपाय, आर्थिक उपाय, राजनीतिक उपाय और नौकरी के संदर्भ में उपाय। तो चलिए सही बिंदु को एक एक करके जानते हैं। अनुसूचित जाति को मूल्यतः एक संवैधानिक संकल्पना के रूप में स्पष्ट किया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने कानूनी एवं प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इस शब्द का निर्माण एवं प्रयोग किया था, लेकिन भारत के संविधान में इस शब्द का संवैधानिक दर्जा दिया गया है और भारत में इस शब्द को स्वीकार किया गया है। अप्रैल 1936 में ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी के अनुसार विशेष जातियों और वर्गों को वर्णित करने का कार्य किया था, जिसमें जातियां, वर्ग और जनजातियों को अनुसूचित जातियों में निर्दिष्ट किया था और वही जाति जो है जाति व्यवस्था अभी तक चलते आ रही है। 1931 की जनगणना के अनुसार अगर हम जाने कि दलित क्या है या आदिवासी क्या है, तो 1931 की जनगणना के अनुसार बहुत सारे मानकों के आधार पर दलित जातियों की पहचान की गई। आखिरकार पहले पता नहीं था कि कौन दलित की श्रेणी में आते हैं, कौन अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं, कौन अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। आखिरकार उसे कैसे पहचाना गया? तो इसके लिए बहुत सारे मापदंड तैयार किए गए, जैसे ऐसे वर्ग जिन्हें ब्राह्मणों, नाइयों, दर्जियों और ऐसे ही अन्य सेवाओं से वंचित किया गया है, उन्हें हिंदू मंदिरों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं जैसे सड़कों, नौकों, कुओं और विद्यालयों से वंचित किया गया है, उसे दलित की श्रेणी में रखा गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1931 में जो दलित थे, जो अनुसूचित जाति थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उसे मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। 1931 की बात है। उसे ब्राह्मणों के सामने नहीं आने का मतलब दर्जा नहीं था, मतलब ब्राह्मणों के सामने वो नहीं आ सकते, उसका अधिकार नहीं था। वो कुओं से पानी नहीं ले सकते हैं। तो इन सभी आधार पे जाना गया कि नहीं ये लोग दलित है। इस लोग को क्यों इस तरह किया जाता है? क्योंकि दलित है, मतलब दलित को वो छुआछूत मानते थे, उनको नीचा दर्जा मानते थे। लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में किसी भी राज्य व केंद्र शासित देश में अनुसूचित जातियों को उसका दर्जा देने के लिए प्रावधान किया गया, उसे संवैधानिक प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जाति के
लोगों को उसका अधिकार दिया जाने का प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति के द्वारा यह अध्यादेश जारी किया गया कि किसी भी जाति या वर्गों के द्वारा निम्न वर्गों के लोगों का शोषण नहीं किया जाएगा और कोई व्यक्ति उसे अपमानित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 342 के अनुसार अगर हम जाने तो अनुच्छेद 342 में संसद में एक कानून बनाकर प्रस्तुत किया गया और एक कानून बनाया गया कि किसी भी अनुसूचित जातियों को किसी जाति या फिर जाति सूचक अपमान किया जाता है, उसे अवहेलना किया जाता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाति विशेष के लोगों को, दलित लोगों को जाति सूचक शब्द देकर गाली देता है, उसे प्रताड़ित करता है, उसका शोषण करता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे वह दंड के भागी है, उसे दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति के संरक्षण और उत्थान के उपाय। तो अनुसूचित जाति को कमजोर समूह के रूप में मान्यता दिए जाने के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों के संरक्षण और उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसमें शैक्षिक उपाय है, आर्थिक उपाय है, राजनीतिक उपाय है, नौकरी के संदर्भ में उपाय है। शैक्षिक उपाय को अगर हम जाने तो अनुच्छेद 15 के उपछेद 4 में, अनुच्छेद 15 के 4 में हम अगर जानेंगे तो अनुच्छेद 15 में क्या है कि अनुसूचित जातियों की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष उपाय किए गए, उसे शैक्षणिक उपाय या शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने के लिए उसे सीटों का आरक्षण किया गया, छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया ताकि जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं वो पढ़ सके। उसे पढ़ने का तो अधिकार नहीं था, वो तो वंचित थे, बड़े जाति के वर्ग के लोग जो उसे पढ़ने नहीं देते थे। उसमें क्या हुआ, उसे प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति के बच्चे कैसे आएंगे, तो उसे स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए, उसे छात्रवृत्ति दिया जाए, उसका सीट आरक्षण किया गया ताकि वो पढ़ पाए। आर्थिक उपाय, संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि राज्य सरकार के द्वारा जो निम्न समूह के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति या फिर दलित क्षेत्र के जो लोग हैं, उसे आर्थिक हित के लिए बहुत सारी योजनाओं से जोड़ा गया ताकि उसका शोषण कम हो। राजनीतिक उपाय, संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 में लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार को विशेष प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है कि अब क्या है, वो भी नेता बन सकते हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पारित किया गया कि अब उन सभी लोग क्या कर सकते हैं, इस कास्ट के लोग भी क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र के लोग भी, अनुसूचित जाति के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक में आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई कि नहीं, यहाँ पे सीट रिजर्व है, यहाँ पे सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही मतलब खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। नौकरी के संदर्भ में भी क्या है, उपाय किया गया। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ऐसे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को नौकरी में आरक्षण की सुविधा देने का काम किया गया ताकि उसे नौकरी मिले और वो अपने आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार ला सके, वो भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की चर्चा कीजिए अथवा भारत में अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण के लिए की गई प्रमुख पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। यहां पे पहलू होगा, प्रमुख पहलों को स्पष्ट कीजिए। पहल होगा, यहां पे मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया। अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए बनाई गई योजना का वर्णन कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, अनुसूचित जातियों के लिए सशक्तिकरण। दूसरा, अनुसूचित जाति का विकास। तीसरा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाएं। इसके अंतर्गत निम्न पॉइंट है, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास, स्वयं सेवी संगठन और संरचनात्मक उपाय। सभी बिंदु को हम एक एक करके जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से योजना को चलाया गया है ताकि उसे सुदृढ़ किया जा सके, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो अनुसूचित जातियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में नियंत्रण प्राथमिकता दी जाती है ताकि जो लोग समाज के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जूझ रहे हैं उसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है, जिसमें आर्थिक विकास की योजनाएं मुख्य भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त निगम, राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम आदि का जो मुख्य कार्य है वो अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है।
मतलब उसके आर्थिक विकास को कैसे उन्नत किया जाए, इसका मुख्य कार्य है। शैक्षिक विकास, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक प्रवृत्ति छात्रवृत्ति योजना का प्रावधान किया गया ताकि अनुसूचित जाति के बच्चे मैट्रिक तक पढ़ सके और उसे छात्रवृत्ति की जो वित्त है, छात्रवृत्ति का जो पैसा है उसे दिया जा सके, वो छात्रवृत्ति वित्त को प्राप्त कर सके और अपनी उच्च शिक्षा के लिए वो आर्थिक स्थिति को वो दोष ना दे। मतलब वो ये नहीं दिखाए कि मेरा आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे। तो सरकार के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो लोग आर्थिक श्रेणी से कम है, जो अनुसूचित जाति के लोग जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसे वित्त की सुविधा देने के लिए एक मैट्रिक प्रवृत्ति छात्रवृत्ति योजना का शुरुआत किया गया ताकि छात्रवृत्ति से क्या हो, उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके। अन्य योजनाओं को भी बहुत सारे योजनाओं से जोड़ा गया ताकि अनुसूचित जातियों के लड़कों और लड़कियों को छात्रावास, पुस्तक बैंक एवं उसे योग्यता प्रोत्साहित कार्यक्रम में जोड़ा जा सके, उसे प्रशिक्षण दिया जा सके और वो योजना में शामिल होकर उसका लाभ ले सके। स्वयंसेवी संगठन क्या है? तो शैक्षिक योजनाओं, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों का बहुत ज्यादा क्या है, भूमिका है। स्वयंसेवी संगठन बहुत सारी योजनाओं से अनुसूचित जाति या फिर समाज से पिछड़े लोगों के बच्चे को जोड़ते हैं, उसका प्रशिक्षण करवाते हैं और उसे क्या करते हैं, स्किल डेवलप कर उसका क्या करते हैं, उसको जागरूक करते हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो छोटे मोटे रोजगार कर सके, छोटे मोटे व्यवसाय कर सके। संरचनात्मक उपाय क्या है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया, यह कानून लाया गया कि कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उसका शोषण नहीं कर सकते हैं, उस पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं, उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं, किसी पर अत्याचार करते हैं तो इसे क्या लीगल नहीं माना जाता है, इसे क्या किया जाएगा, इसे अपराध माना जाएगा और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए अथवा जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए अथवा अनुसूचित जनजाति से क्या तात्पर्य है, अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए अथवा जनजाति की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया है। अथवा जनजाति और अनुसूचित जनजातियों का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यह भी क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया। अथवा जनजातीय सामाजिक संबंधों और विश्वास प्रणाली पर परिवर्तनों के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, जनजाति की अवधारणा को समझेंगे, सामाजिक समूह को समझेंगे, संगठन एवं स्थिति को समझेंगे, रीति रिवाज और जनजाति की संवैधानिक अवधारणा को समझेंगे। चलिए सभी को एक एक करके हम लोग डील करते हैं। पहला जानेंगे कि जनजाति की अवधारणा है क्या। जनजाति की अवधारणा को अगर समझे तो जनजाति की अवधारणा का संबंध जो होता है वो जनजाति के रहन सहन, वेशभूषा और उसके व्यवहार से है। मतलब एक जनजाति का वेशभूषा क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसका जो अध्ययन करना है जनजाति की अवधारणा का अध्ययन है। इसके अंतर्गत जनजाति को एक ऐसे सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सामान्यतः कुछ समान गोत्र वाले समूह, गांव तथा अन्य विशेष समूह शामिल होते हैं। मतलब जनजाति को एक समूह के रूप में प्रदर्शित किया गया, एक छोटे गांव के रूप में प्रदर्शित किया गया। वो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और उसकी एक विशिष्ट बोली होती है। जो जनजाति के लोग होते हैं उनका बोली भी क्या होता है, अलग होता है, उनका भाषा भी क्या होता है, अलग होता है। सामाजिक समूह के अंतर्गत जनजाति जो होते हैं वो समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाते हैं और वो एक छोटे समाज के रूप में रहते हैं। उनका एक अलग कानून रहता है, उनका कानून व्यवस्था रहता है, वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो शहरीकरण जो है, शहरीकरण से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक लिमिट और सीमित एरिया में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। संगठन एवं स्थिति, तो देश की संपूर्ण जनसंख्या का 8% जनजाति के हिस्से में आता है। 1991 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की कुल जनसंख्या जो थी वो 6.8 करोड़ थी, लेकिन और इसमें से जो अधिकतर किस किस क्षेत्र में थी, इसमें से अधिकतर पश्चिम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पूर्वोत्तर असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं नागालैंड तक ही हिमालय में ये जो लगी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें इसका जो आबादी था वो ज्यादा था। मतलब इसका जो जनसंख्या था ये बहुत सारे राज्यों में थी।
बहुत सारे राज्य को जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो वैली एरिया होते हैं, उन सभी में थे। रीति रिवाज की अगर बात करें हम, तो जनजातियों को तौर तरीकों पर चलने की अनिच्छुक स्वतंत्रता है, मतलब वो अपने अनुसार चलते हैं, उनका अपना नियम कानून होता है, वो आपको समझा के कोई फायदा नहीं है। बहुत से समुदायों में ऐसा भी हुआ है कि वो क्या करते हैं, समुदाय पर अपने एक जगह से दूसरी जगह आजीविका के लिए जाते हैं। जिन गांव में बाहर से आकर लोग बसे होते हैं, उसे एक सामाजिक नियंत्रण एवं प्रभुत्ता का क्या पारंपरिक तरीका होता है। अगर कोई व्यक्ति आते हैं तो वहां के जो मुखिया होते हैं या हेड होते हैं, दिसम गुरु जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वहां का नियंत्रण करते हैं। जनजाति की संवैधानिक अगर अवधारणा के बारे में समझे, तो भारतीय संविधान के अनुसार केवल एक जनजाति को ही अनुसूचित जनजाति के नाम से उल्लेखित किया जा सकता है, किंतु संविधान के जनजाति शब्द को कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति एक प्रशासनिक और संवैधानिक अवधारणा है। जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बहुत सारे मापदंड हैं। इसमें वैसे वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में रखा गया है जिसकी आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत वो पिछड़ा हो, उसकी अपनी विशिष्ट भाषा हो, वो दूसरे की भाषा से मतलब नहीं है, जैसे हिंदी मतलब नहीं, आप जाइएगा पहाड़ी क्षेत्रों में तो वहां पे अलग भाषा है, तो उसकी अपनी विशिष्ट भाषा हो, धार्मिक विश्वास भी उसका अलग हो और संस्कृति भी क्या हो उसका अलग हो। मतलब अगर कहें तो वो आदिम जनजाति से संबंधित रखते हैं, पहले के ख्यालात को रखते हैं, पहले के मेंटेलिटी को रखते हैं। साथ ही साथ उसका क्या होता है, एक अलग जाति होता है, एक अलग समुदाय होता है, उसका एक अलग गांव बसा हुआ रहता है, छोटा छोटा वो गांव में बसे हुए रहते हैं और वो अपने गांव में मिले जुले हुए रहते हैं, और उसका क्या अपना संस्कृति होता है, अपना धर्म होता है, अपना भाषा होता है। ये क्या है, ये उसकी स्थिति को दर्शाता है। तो भारत की संवैधानिक अवधारणा के अनुसार जनजाति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और उसे बहुत सारे संवैधानिक जो उपाय हैं उसे प्राप्त हैं, उनको अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में उसे बहुत सारी सुविधाओं का लाभ दिया गया है ताकि वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया। अथवा अनुसूचित क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह दिसंबर 2013 में पूछा गया। अथवा अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति किस तरह से व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्वायत्तता का उपयोग करती है, इसे स्पष्ट कीजिए। पहला हम जानेंगे कि अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक परिस्थिति क्या है, जनजाति के संवैधानिक दर्जा क्या है। इसके अनुसार बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 338। अनुसूचित क्षेत्र क्या, इसे जानेंगे। जनजाति क्षेत्रों को सामाजिक राजनीतिक स्वायत्तता कैसे प्राप्त हुई है, इसे भी जानेंगे। तो चलिए एक एक बिंदु को जानते हैं। संविधान के प्रावधानों ने राज्य के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति के लिए कोई योजना को पारित किया जाता है तो उस तक उस योजना का लाभ पहुंच सके। इसके लिए अनुच्छेद 15 एवं 16 में जो नागरिक के मूल अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक नागरिक के लिए, उसको सुनिश्चित किया गया। भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत सारे उपायों का प्रावधान करता है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 46 में वर्णित है और वो उस सिद्धांत पे कार्य करता है ताकि उसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। अनुच्छेद 46 में क्या है, जो जनजाति के लिए संवैधानिक दर्जा है, तो उसमें अनुच्छेद 46 को अगर हम जाने तो अनुच्छेद 46 में राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों को सरकार के द्वारा यह सूचित किया गया है कि इसमें कॉलेजों एवं शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के लिए सीट की आरक्षण हो, उसे उसका सीट मिल सके, उसे शैक्षिक जो है नॉलेज उस प्राप्त कर सके, वो उच्च स्तर के शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सके, वो आगे की शिक्षा को प्राप्त करे ताकि वो अपने जो सामाजिक मुख्यधारा है उससे जुड़ सके। इसके लिए क्या किया गया, अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान किया गया, सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 164 में बिहार, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है, जनजाति कल्याण मंत्रालय के गठन का प्रावधान किया गया है और यह मंत्रालय संबंधित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करती है। अनुच्छेद जो 244 है, इसके अंतर्गत क्या इसे जानते हैं। तो अनुच्छेद 244 के अंतर्गत राज्यों को जनजातीय जनसंख्या को बढ़ावा देने, जनजातीय जनसंख्या को अधिक शिक्षित करने, उसे अधिक लाभ पहुंचाने के लिए
अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन के प्रावधानों में शामिल किया गया। मतलब कहीं कहीं क्या किया गया है, आरक्षण कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया कि ये अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पे सिर्फ SC ST या फिर ST के जो लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, वही वहां पे राजनीतिक क्षेत्र में वोट के लिए खड़े हो सकते हैं। वहां पे सीटों का उनका आरक्षण है। अनुच्छेद 275 में क्या किया गया है, इसमें अनुदान का प्रावधान किया गया है कि जनजातीय लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो वैली में रहते हैं, उसे किस प्रकार उसकी वित्तीय सहायता दिया जाए और उसके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन किया जाए। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि उसे सरकार के द्वारा जो नियुक्ति होती है उसमें आरक्षण दिया जाए, उसका भी एक विशिष्ट सीट दिया जाए, जिसके अंतर्गत बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे नियुक्ति में उनके सीट को रिजर्व किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में अगर जाने तो आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान आदि क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। ये रिजर्व कर दिया गया कि ये जो यहाँ पे कुछ भी कार्य होगा, इसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले वहां के अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी जाएगी। इसलिए उस क्षेत्र को जो रिजर्व किया गया, जिस क्षेत्र को रिजर्व किया गया अनुसूचित जनजाति के लिए, उसको हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। जनजाति क्षेत्रों को सामाजिक राजनीतिक स्वायत्तता। तो जनजाति क्षेत्र में राजनीतिक स्वायत्तता मतलब अब अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में भी कर दी गई है। अब वो क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ने के बाद वो राजनीतिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। वो जनजाति से संबंधित क्षेत्रों में विकास का कार्य कर सकते हैं, जिसके लिए उसे सामाजिक राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त है। वो स्वतंत्र है, सामाजिक राजनीति में आने के लिए वो स्वतंत्र है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और 243 के अंतर्गत दिया गया था। इसके अंतर्गत कोई भी अनुसूचित जनजाति के लोग अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से वो चुनाव को लड़ सकते हैं और लड़ने के बाद क्या कर सकते हैं, वो राजनीतिक स्वायत्तता को प्रदान कर सकते हैं। साथ ही जिलों में उनके लिए रिजर्व कैटेगरी भी रखा गया है कि कुछ कुछ जिलों में सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही क्या है, मतलब इलेक्शन में खड़ा होने का प्रावधान दिया गया, जो कि अनुसूचित क्षेत्र में होता है। इन सभी परिस्थितियों से जो कि संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक जो लाभ दिया गया है, इसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य था कि अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय सामाजिक संरचना के मौलिक घटकों का वर्णन कीजिए अथवा जनजातीय सामाजिक ढांचे पर संक्षिप्त विवरण दीजिए, अथवा अनुसूचित जनजाति के धार्मिक विश्वास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह दिसंबर 2012 में पूछा गया है। अथवा गोत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया। अथवा अनुसूचित जनजाति में संघ और सयानगर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह दिसंबर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए सभी बिंदु को एक एक करके जानते हैं। पहला जानेंगे जनजातीय सामाजिक संरचना या ढांचा क्या है। इसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदु जैसे गोत्र, विवाह, परिवार, कानून एवं न्याय क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, धार्मिक विश्वास क्या है, तो सभी को एक एक करके जानते हैं। पहला जानेंगे जनजाति सामाजिक संरचना या ढांचा। जनजाति क्षेत्र में रहने वाले जो कि लोग होते हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं, उनका अपना एक सामाजिक ढांचा होता है। उसका रहन सहन क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। जो शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनसे बिल्कुल भिन्न होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे गोत्र, विवाह, परिवार। गोत्र को अगर हम जाने तो सामान्यतः प्रत्येक जनजाति विभिन्न इकाइयों में विभाजित होती है, अलग अलग इकाइयों में विभाजित होती है, और इसके साथ ही सामाजिक संस्था के ढांचे का भी वो निर्माण करती है, जिसमें क्या होता है, वास्तव में उसका क्या होता है, विस्थापन होता है। मतलब एक गोत्र में कभी कभी विवाह का प्रावधान होता है। आदिवासी में मतलब जनजाति लोगों में एक विवाह में कभी एक गोत्र में कभी कभी विवाह का प्रावधान होता है, कभी कभी विवाह का प्रावधान नहीं होता है। कहीं कहीं तो 12 गोत्रों में बांटा गया है। जनजाति सामाजिक संरचना को 12 गोत्रों में भी बांटा गया है। एक गोत्र के सदस्य से जब यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने गोत्र से बाहर से विवाह संबंध ढूंढे, तो उसे हम क्या कहते हैं, बर्ही विवाह कहते हैं। अगर एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र के साथ विवाह करते हैं तो उसे बर्ही विवाह कहते हैं, क्योंकि वो बाहर निकल के विवाह करते हैं ना, वो अपने गोत्र से बाहर को विवाह करते हैं। जबकि एक जनजाति के सदस्य ने अपने गोत्र के अंदर ही अगर विवाह की उपेक्षा करती है तो इसे अंतर जाति विवाह कहते हैं। मतलब गोत्र के अनुसार जनजाति सामाजिक संरचना में दो तरह के विवाह होते हैं, एक अंतर जाति और एक होता है बाह्य जाति। बाह्य जाति वो होता है जो बाहर के गोत्र के लोगों के साथ शादी किया जाता है, अन्य गोत्र के लोगों के साथ शादी किया जाता है।
और अगर जनजाति समाज में अगर अपने ही गोत्र में शादी की जाती है तो उसे अंतर्गोत्रीय कहते हैं। अंतर जातीय विवाह भी कहते हैं, उसे अंतर गोत्रीय भी कहते हैं और अंतर जातीय विवाह भी कहते हैं कि अपने ही जात में वो विवाह हो रहा है। कभी कभी इसे बुरा भी माना जाता है, जनजाति समाज में इसे बुरा भी माना जाता है अंतरजातीय विवाह को। अंतरजातीय विवाह को इसलिए माना जाता है बुरा कि वो उस लोगों का एक धारणा है कि यहाँ ये जो लोग हैं ये हमारे पूर्वज के ही वंशज हैं, इसलिए अपने पूर्वज के जो वंशज हैं उनसे विवाह करना उचित नहीं होगा, तो इसे कहीं कहीं गलत भी माना जाता है। एक गोत्र का होना क्या होता है, एक जनजाति सामाजिक ढांचे को दर्शाता है। विवाह की अगर बात करें तो जनजाति समुदाय में विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचलन में है एवं सामान्यतः विवाह लड़के एवं लड़कियों के संबंधियों के बीच में सहमति से होता है। जैसे हम लोग में यही होता है कि सहमति से, दोनों पक्ष के सहमति से होता है, लड़का लड़की की सहमति से होता है। इस तरह के विवाह में विधि विधान के समारोह भी होते हैं, इसमें आमोद प्रमोद भी होता है, बहुत सारे लेन देन भी होते हैं। लड़की के माता पिता अगर विवाह पर अधिक व्यय करने में असमर्थ होते हैं तो वो अपनी लड़कियों को ऐसे लड़कों के साथ जाने की अनुमति दे देते हैं जो उनसे विवाह करना चाहता है। मतलब हो सके कि लड़की की जो माता पिता की आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है या फिर बहुत कमजोर है, तो वो अलाउ कर देता है उस लड़का के साथ विवाह करने के लिए या जाने के लिए जो लड़का के साथ वो लड़की विवाह करना चाहती है। इसमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है, ऐसी 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 विवाह जिसमें क्या है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गए हैं और वो विधवा हो चुकी है तो उसका भी प्रावधान है। अगर एक विधवा अपने दिवंगत पति के भाई से विवाह करती है तो इसे नियोग कहते हैं। मतलब अगर उसका हस्बैंड मर जाता है उसके भाई से, मतलब उसका देवर से अगर वो शादी करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे नियोग कहते हैं। कई बार पत्नी की मृत्यु के पश्चात पति अपने पत्नी की बहन से विवाह करता है। इस प्रकार के विवाह को सोरोटेट भगनी संघ विवाह कहते हैं। परिवार की अगर बात किया जाए तो विवाह परिवार के संगठन एवं मार्ग के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अधिकतर मामलों में विवाह के बाद पति पत्नी अपने माता पिता के घर में साथ में रहते हैं, जिसे हम पैतृक व्यवस्था कहते हैं। जनजातियों में सबसे छोटी सामाजिक इकाई जो होती है वो एकल परिवार है, जिसमें पुरुष, उसकी पत्नी एवं उसके विवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। कभी कभी नजदीकी संबंधी अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ अपने पास ही रह जाते हैं। मतलब एक परिवार जो होता है वो एकल परिवार होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं। कानून एवं न्याय की अगर बात किया जाए तो जनजातीय लोगों पर आचार व्यवहार उनके रीति रिवाज द्वारा व्यवस्थित होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई अपराध करता है तो उसे सजा देने का भी प्रावधान है। जनजातियों की अपनी आचार संहिता होती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए बहुत सारे नियम कानून भी होते हैं। धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति से संबंधित व्यक्ति के उसको अधिकार भी दिया जाता है, तो उनका एक अपना क्या होता है, कानून होता है, कानून व्यवस्था होता है। धार्मिक विश्वास की अगर बात किया जाए तो प्रत्येक जनजाति समुदाय के अपने धार्मिक विश्वास होते हैं। वह दैवी शक्तियों, भूत प्रेतों एवं आत्माओं के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं। आत्माओं का आशीर्वाद पाने के लिए कई अनुष्ठान भी करते हैं। चूंकि अधिदैविक शक्तियों, जो कि दैविक शक्ति होती है, वो दैविक शक्तियों एवं आत्माओं में विश्वास जनजाति धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे जरात्मवाद कहते हैं। जो आदिवासी, जो जनजाति के लोग आत्माओं में विश्वास रखते हैं, आत्मी शक्तियों पे विश्वास रखते हैं, दैवी शक्तियों पे विश्वास रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जरात्मवाद कहते हैं। जनजाति लोग मानते हैं कि बादल की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना, बाढ़, वर्षा इत्यादि सब दैविक शक्तियों का ही कारण है, सब दैविक शक्तियों का ही प्रभाव है, सब दैविक शक्तियों के द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकृति की पूजा करना जनजातियों के धर्म का एक अहम भूमिका है। मतलब जनजातियों में प्रकृति की पूजा करना, पेड़ पौधों की पूजा करना, जंगलों की पूजा करना एक अहम भूमिका निभाती है। संथाल, मुंडा, होस एवं बिहार के बिरहोर सूर्य को सिंह बोंगस कहते हैं। जो उन लोगों का पूजा स्थल होता है, उनके लोग जो भगवान होते हैं, आदिवासियों के जो भगवान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे सिंह बोगस भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर। इसके अंतर्गत उन लोगों के अनुसार चांद, सूरज, सितारे सब क्या है, ये सर्व स्वर्ग की आत्माएं हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, भगवान के रूप में पेड़ पौधों की ज्यादा पूजा करते हैं। वो प्रकृति को अपना जीवन का हिस्सा मानते हैं, प्रकृति को पूजा करते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं। कुछ जनजातियों में औरतों को कुछ चीजें छूने की अनुमति नहीं होती है, जैसे पवित्र स्थलों में उसका प्रवेश निषेध होता है। कभी कभी कुछ जनजातियों में पाया जाता है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं या पवित्र स्थलों में नहीं जा सकते हैं। इस पवित्र विश्वास को टैम्बू कहते हैं।
उसके भगवान को क्या कहते हैं? उसके भगवान को सिंह बोंगस कहते हैं, जो उसका जो उपासना का जो मुख्य स्रोत होता है, विश्वास होता है, और उसका जो पवित्र स्थल होता है उसको टेम्बो कहते हैं। उसकी मान्यता है कि टेम्बो का टूटना उसकी जाति पर कहर ला सकता है। अगर किसी प्रकार का अनहोनी होता है उसके धार्मिक स्थल में, तो वो क्या हो सकता है? वो एक कहर ला सकता है, आपदा आ सकती है, इस तरह का अवधारणा है। इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि जनजाति जो है अपने पूर्वज के अनुसार जो भगवान को मानते हैं वो प्रकृति को मानते हैं। उनका अपना सामाजिक संरचना होता है, गोत्र होता है, विवाह होता है, परिवार होता है, कानून एवं न्याय की व्यवस्था होती है एवं धार्मिक विश्वास होता है, जो कि जनजातीय सामाजिक संरचना को स्पष्ट करती है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।